press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुमता क्लासेस। छुट्टी का माहौल चल रहा है, कुछ क्लासेस मिस भी हो रहा है, रेगुलर कर नहीं पा रहे हैं। दीपावली के अब हम लोग यहाँ आस्था का महापर्व छठ है जो मेरे घर में खुद होता है, इसलिए रेगुलर क्लासेस तो हम कर नहीं पा रहे। फिर भी जैसे जैसे समय मिल रहा है वीडियो डालते जा रहे हैं, अपलोड करते जा रहे हैं। आज हम क्लास 11 के बच्चों के लिए पिछले क्लास भी लिए थे, MCQ बेस्ड था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पे। आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट पे कुछ MCQ हम करके दिखाएंगे क्लास 11 के बच्चों को। तो ये सबको ध्यान से देखना है क्योंकि MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होने का संभावना बहुत ज़्यादा है 11 में भी। हाँ, शायद होगा भी, 2 टर्म में करने का बात चल रही है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म करके, हमारे यहाँ झारखंड में तो 2 टर्म में होने ही वाला है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म करके। तो उसमें सारा MCQ आएगा। तो जितना भी तरह का MCQ हो सकता है, एक एक चैप्टर वाइज हम करते चले जा रहे हैं। जैसे चैप्टर 1 में हम कर देते अकाउंटिंग टर्म्स पे कुछ था, टर्मिनोलॉजी पे। आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अब उसका कॉन्सेप्ट पे कुछ करेंगे, जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, इसको फॉलो करते जाना है। जो भी क्वेश्चन सब आएगा इसी के बीच से आएगा, जितना तरह का हो सकता है ये अपने हिसाब से हम लिखते हैं, कर देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मेड बाय मैन, मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय लॉ, नन ऑफ दिस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसने बनाया? आदमी के द्वारा तैयार किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया है, मेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा तैयार किया गया है। नन ऑफ दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेड बाय मैन, मैन आदमी के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। देखिए, दूसरा लिखे वेरियस नेम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो देखिए, पहले लिखे अजम्पशन, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ दिस। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जहाँ पढ़िएगा उस चैप्टर में देखिए लिखा होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड अजम्पशन, अर्थात तीनों नाम से हम लोग जानते हैं। पार्ट वाइज करके दिया गया, कुछ कॉन्सेप्ट में, कुछ कन्वेंशन में, कुछ अजम्पशन में, लेकिन ओवरऑल क्या आता है उस चैप्टर के अंदर ये तीनों चीज़ आता है, अजम्पशन, कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। मेरा आंसर ये हो गया ऑल ऑफ दिस। ठीक है, थर्ड हम लिखें द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। देखिए, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को हम लिखते हैं, हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का 2 साइड होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये होगा डुअल एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन का 2 साइड होगा, एक डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो इस बोल रहा है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल बुक सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, देखिए, इसके पहले हम जहाँ क्लास 11 को पढ़ाए थे वहाँ हम पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को थ्रू आउट पढ़ा दिए थे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को भी थ्रू आउट पढ़ाए थे। उसी का बेस किया हुआ। अगर इसके साथ हम इस जब जिसको पढ़ा रहे हैं इसके साथ उसका लिंक हम डाल देंगे, उसको देख के भी आप लोग इसको आसान से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज जनरली। देखिए, रेवेन्यू को कब रिकॉग्निशन होता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी कॉन्सेप्ट है, ये कब तो हम लोग जानते हैं। प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड, गुड्स आर डिलीवर्ड, कैश इज रिसीव्ड। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब होता है? देखिए, प्रोडक्शन कंप्लीट से नहीं होता है, ऑर्डर फॉर नहीं होता है, गुड्स आर डिलीवर्ड, कैश इज रिसीव्ड। दोनों में से क्या होगा? गुड्स आर डिलीवर्ड। जैसे गुड्स डिलीवर होता है, हम लोग बुक में क्या होता है, अकाउंटिंग हो जाता है कि गुड्स डिलीवर किया, दैट मीन सेल हो गया, अब इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या आता है? सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट मार्केट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट इन द बुक्स ऑफ एट देयर कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एसेट्स वगैरह है उसको कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करना है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ द एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर कॉस्ट प्राइस। तो आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नंबर 6 में जाते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू व्हिच कॉन्सेप्ट द सम ऑफ अकाउंटिंग मेथड शुड बी ईच ईयर, सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी ईच ईयर। मतलब किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंट का एक ही मेथड को ईयर बाय ईयर फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग बहुत पहले भी, इसके पहले भी हम पढ़ाए थे, किसको बोलते हैं मेथड में कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, है ना। हर साल जैसे हम लोग इस साल अकाउंट्स एक मेथड से मेंटेन किए तो नेक्स्ट अगर दूसरा मेथड कर देंगे तो अकाउंट्स हमको कंपेयर करने में या उसका प्रॉफिट या जानने में हमको दिक्कत होगी। तो अकाउंट्स में क्या है कि जिस मेथड को हम अडॉप्ट किए हुए हैं, जिससे बना रहे हैं, उसी को हमको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसका हिसाब से देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, प्रूडेंस दिया है, फुल डिस्क्लोजर दिया है, मेटेरियलिटी दिया है, कंसिस्टेंसी। तो इसका आंसर होगा कंसिस्टेंसी। मतलब इसका जो भी हम लोग मेथड अपनाते हैं पहला बार, उसी को कंटिन्यूअस अडॉप्ट करना चाहिए, जिस दैट इज कंसिस्टेंसी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब हम लोग इस साइड में आ जाते हैं। देखिए क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, परचेज इक्वल्स टू सेल,
परचेज बराबर सेल कभी होता है? कभी नहीं होता। जितना परचेज कीजिएगा उतना कभी सेल होगा नहीं। सेल क्या होता है? सेल का प्राइस हम लोग प्रॉफिट जोड़ते हैं, परचेज क्या होता है? कॉस्ट होता है। ये डिफरेंस हो गया। और जितना माल खरीदते उतना माल बिकेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। अगर बैलेंस शीट का एक प्रोफार्मा लोग को माथा में मोटा-मोटी बैठा हुआ है तो देखिए दो साइड होता है, एक होता है लाइबिलिटी साइड, एक होता है एसेट साइड। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जितना होता है एसेट्स इक्वल टू उतना ही होता है। अगर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी 1 लाख है तो एसेट भी आपका क्या होगा? 1 लाख। तीसरा ऑप्शन क्या दिया? कैपिटल प्लस एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। कैपिटल प्लस एसेट जोड़ने से लाइबिलिटी होता है? नहीं। कैपिटल से एसेट से कैपिटल को माइनस कर दिया तब क्या निकलेगा? लाइबिलिटी। ठीक है। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट प्लस लाइबिलिटी नहीं, कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है? एसेट माइनस लाइबिलिटी, नॉट प्लस लाइबिलिटी। तो मेरा यहाँ पर एक ही सही दिख रहा है, दैट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। फिर देखिए फुल फॉर्म ऑफ गैप, GAAP। गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजंस, नन ऑफ दिस। तो देखिए गैप का पूरा फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सर्वमत से सबको इसको एक्सेप्ट करता है, दैट इज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखिए अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ। अकाउंट्स में कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे एक ही काम, मानिए हम एक ही काम करता हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, घर पे पढ़ाते तो वहाँ पैसा तो नहीं मिलता है, तो वो नॉन फाइनेंशियल हो गया, तो उसको रिकॉर्ड नहीं होता। किस कारण से नहीं होता है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? एक्रुअल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए ये जो है आपको एक्रुअल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये दोनों नहीं है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी नहीं है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये क्या बताता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उसी को रिकॉर्ड करना है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स अकाउंट का बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये मेरा हो गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए फिर नंबर 10, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ओनर ऑफ द बिजनेस ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर। ये किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से है कि बिजनेस को, मालिक को भी क्रेडिटर को हम क्रेडिटर्स के साथ ट्रीट करते हैं? तो देखिए एक कॉन्सेप्ट पर रहते बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होता है? अलग होता है। तो ये आंसर होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखे हैं हम लोग? पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये 10 अभी किए हैं, फिर हम कुछ और लिखते हैं, फिर बताते हैं। देखिए फिर यहाँ हम करीब 10 तो लिखे हैं, है ना। इस 10 को फिर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, समझाते हैं। देखिए यार क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज इंक्लूड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बताता है? जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? बाकी बकाया हो गया। तो बाकी बकाया सारा कॉन्सेप्ट चला जाता है एक्रुअल में। किस में चला गया? एक्रुअल में। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मेड ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो लोग बनाते हैं या निकालते हैं, किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है? कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, गोइंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो देखिए फुल डिस्क्लोजर में भी नहीं आता है, गोइंग कंसर्न में भी नहीं आता है, कंसिस्टेंसी भी नहीं आता है, सीधा सीधा आता है कंजर्वेटिज्म में। ठीक है, कंजर्वेटिज्म इसका आंसर होगा। एज पर इनकम टैक्स अकाउंटिंग पीरियड इज, इनकम टैक्स के हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड कब होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये अकाउंटिंग पीरियड है, या 1 अप्रैल से 31 मार्च ये अकाउंटिंग पीरियड है, या 1 जुलाई से 30 जून ये अकाउंटिंग पीरियड है, या 1 अक्टूबर से 30 सितंबर ये अकाउंटिंग पीरियड है। तो हम लोग के लिए अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च, हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, इसी में इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है। ठीक है। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग मीन्स। देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी मैच विद द सेल्स रेवेन्यू। मतलब प्रॉफिट जो इस साल का हुआ है वो सेल रेवेन्यू के साथ मिलना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर्स मैच विद इन्वेस्टमेंट, जो आपको प्रॉफिट साल का हुआ क्या हुआ वो इन्वेस्टमेंट के साथ मैच करना चाहिए। या तीसरा लिख रहा एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड मैच अगेंस्ट द एक्सपेंस ऑफ अनदर पीरियड, किसी एक साल का एक्सपेंसेस दूसरे साल के एक्सपेंसेस के साथ मिलना चाहिए। या चौथा एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड, किसी भी वर्ष के खर्चा उस साल के रेवेन्यू के साथ मैच करना चाहिए। तो देखिए सीधा सीधी ये जो पहला दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर मैच विद द सेल्स, ये मतलब ही नहीं है इसका। प्रॉफिट फॉर द ईयर मैच विद द इन्वेस्टमेंट, इसका ही मतलब नहीं है। ये एक्सपेंसेस एक साल का दूसरे साल से मिलना चाहिए, ये भी नहीं है। सीधा सीधी किसी वर्ष के खर्च उसके आय से या रेवेन्यू से मिलना चाहिए। ये हो गया मैचिंग कंसेप्ट का आंसर डी, है ना।
देखिए इनकम मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इनकम लोग किस बेसिस में मेजर करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट में, कंसिस्टेंसी में, कॉस्ट कंसेप्ट में, नन ऑफ दिस। तो हम लोग किस में करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट में। किस में करेंगे, मैचिंग कंसेप्ट में, ठीक है। Which of these is not a fundamental accounting assumption, इसमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। तो देखिए तीनों बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी आपका नहीं होता है ना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, देखिए क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए कंजर्वेटिज्म का जो आपको कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू कीजिए, कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लो और नन ऑफ दिस। देखिए कंजर्वेटिज्म बताता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, ये दोनों में से जो लो होगा उस पर करना है। तो आंसर मेरा हो जाएगा सी, है ना। फिर देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म किसको अकाउंट्स में लेता है, ऑल ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस, फ्यूचर का भविष्य का प्रॉफिट लॉस को, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट बट नॉट लॉस, सारा फ्यूचर का प्रॉफिट को लेकिन लॉस को नहीं लेगा, ऑल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट, सारा फ्यूचर का लॉसेस को लेकर चलेगा, प्रॉफिट को नहीं ध्यान देगा, या नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ऑफ द फ्यूचर। तो देखिए कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या हो गया कि ये जो फ्यूचर का लॉसेस है उसको ध्यान में रखना है, ना कि प्रॉफिट को। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा सी, ऑल द फ्यूचर लॉसेस बट नॉट द प्रॉफिट। फिर देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट इज फॉर इन्वेस्टर, अकाउंटिंग कंसेप्ट का माने इंपॉर्टेंस किसके लिए है, इन्वेस्टर के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, ऑडिटर के लिए है, सभी के लिए है। तो आंसर हो गया सभी के लिए, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। देखिए मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कॉन्सर्न, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, बिजनेस विल क्लोज शॉर्टली, बिजनेस हैज जस्ट स्टार्टेड, कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, नन ऑफ दिस। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि बिजनेस निरंतर चलते रहेगा, दीर्घ समय के लिए चलता रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। तो देखिए यहाँ मोटा मोटी हम लोग 20 MCQ बता दिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए, और मोटा मोटी आप लोग पढ़िएगा तो बहुत होगा तो 10 मार्क्स और निकल सकता है, लेकिन मोटा मोटी इतना जितना बताया गया इसके अंदर से आपको सब हो जाना चाहिए। और ऐसे भी किसी भी कॉन्सेप्ट को जब तक थ्रू आउट नहीं पड़ेगा तो उसके MCQ तो बना ही नहीं पाएगा, इसलिए इसके साथ हम नीचे लिंक डालेंगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए थे, उस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। उसको देखने से आप लोगों को ये जब आप पढ़िएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, बने रहिए। मेरे क्लासेस आते रहेगा, थोड़ा सा देर सवेर होगा क्योंकि पूजा का समय चल रहा है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा आप लोग को वेट करना पड़ रहा है, लेकिन क्लासेस रेगुलर आते जाएगा। तो इसके बाद हम लोग जैसे आज MCQ कराएं तो नेक्स्ट क्लास आप लोग को एक बड़ा चैप्टर मिले, क्लास 11 का चालू करेंगे। हो सकता है वो फाइनल अकाउंट हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।